दोस्तों, जब हम अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें अपने डिफरेंट लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे अचीव करने हैं, तो एक बहुत कॉमन और पॉपुलर सा सॉल्यूशन हमारे जहन में आता है और वो नाम होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो आज इतना पॉपुलर हो चुका है और जिसके लिए आपने ये पॉपुलर एड जरूर सुना होगा। Well, bold. See you in a bit. क्या बात है, इतना खुश हो रहा है? सैलरी क्रेडिट होने वाली खुशी है सर। बढ़िया है। तो खर्चने के पहले इन्वेस्ट करो। करना है सर, म्यूचुअल फंड्स में ही करना है, बट शुरुआत कहाँ से करूं पता नहीं। इस एड में भी सचिन तेंदुलकर सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी हो गया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड हमारे फाइनेंशियल वेलफेयर को डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसीलिए मैं लेकर आया हूं कुछ बेसिक सी जानकारी। तो चलिए समझते हैं कि हम इस सेशन में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक म्यूचुअल फंड होता क्या है। इस म्यूचुअल फंड को समझने के बाद हम डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड, कितने कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं और उनके सबके अलग फायदे नुकसान क्या होते हैं। जैसे हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की या डेट म्यूचुअल फंड की, तो एक स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है, एक मनी मार्केट में या बॉन्ड्स में पैसे लगाता है और तीसरा जो होता है वो उन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये किन लोगों के लिए सही है और कौन लोग इस म्यूचुअल फंड को चलाते हैं, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे एनालाइज कैसे किया जाना चाहिए। हम जब म्यूचुअल फंड का एनालिसिस शुरू करते हैं तो हम कुछ चीजों को परखते हैं, जैसे उसमें रिस्क कितना है, जैसे उसे रिटर्न कितना मिलने वाला है, उसके डिफरेंट रेशियोज क्या हैं और उस म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर कितना है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, डायरेक्ट फंड है या रेगुलर फंड है, ग्रोथ फंड है या डिविडेंड फंड है, या म्यूचुअल फंड की रैंकिंग कैसी है। उनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना एक पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए और उन्हें किस तरह से लगातार ट्रैक करना चाहिए, ताकि हमारी अगर कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो गई है तो हम उसे समय रहते सुधार सके। और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इसमें हमारी टैक्स लायबिलिटीज कहां कहां बनती हैं और अगर कोई हमारा टैक्स बचा सकता है तो सोने पे सुहागा। तो चलिए चलते हैं इनकी डिटेल डिस्कशन की तरफ। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए चलिए हेल्प लेते हैं एक लड़की की जिसका नाम हिरोकू है। हिरोकू, जिसने अपनी ग्रेजुएशन अभी रिसेंटली कंप्लीट की है और अपनी नई जॉब शुरू की है। उसके बहुत सारे सपने हैं कि जैसे वो एक घर खरीदना चाहती है, अपनी कार खरीदना चाहती है, और ऐसा करने के लिए उसने एक सॉल्यूशन सुना है कि वो अपने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगी और वहां से उसे हायर पैसिव इनकम, जो बिना कमाए इनकम है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इनकम आनी शुरू हो जाए, ताकि वो अपने जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने में उसे एक प्रॉब्लम आने वाली है, और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात, उसका क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं है, बेसिकली वो ऐसी किसी नंबर मनी बैकग्राउंड से नहीं है, इसीलिए उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। उसका नॉलेज जो है स्टॉक मार्केट का वो बहुत ही लिमिटेड है। उसके अलावा क्योंकि उसकी ये नई जॉब है, तो अपनी पढ़ाई के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाती है, क्योंकि 8-9 घंटे की वो जॉब करती है। उसके बाद उसके पास ना उतनी एनर्जी बचती है, ना टाइम बचता है कि वो बैठ के उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर सके। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि उसकी सैलरी में से वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बचा पाती है, क्योंकि उसकी सैलरी में से वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस निकालती है, और उसके पास जो उसके पास पैसे बचते भी हैं वो इतने कम होते हैं कि उसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। नाउ शी इज फियरिंग कि उसके पास जो 500 रुपीज या 1000 रुपीज पर मंथ की सेविंग जो होती है, क्या वो एक्चुअली उससे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और अगर उससे इन्वेस्टमेंट करती भी है तो क्या उससे वाकई में कोई फायदा होने वाला है? क्या वो अपने लाइफ के वो जो ऑब्जेक्टिव, जो उसने ड्रीम सोच के रखे हैं, जैसे कार खरीदना, घर खरीदना, क्या वो पूरे कर सकती है? इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए हिरोकू के पास जो कुछ ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि पहला ऑप्शन तो बनता है कि छोड़ो भाई स्टॉक मार्केट की बात है, छोड़ो भाई हायर रिटर्न की बात है, जाओ सिंपली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करते रहिए। दूसरा, कुछ भी करके वो समय निकाले और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखे, जहां से वो कहीं ज्यादा पैसे कमा सकती है।
लेकिन इन दोनों ऑप्शन में एक प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो रिटर्न को छोड़ना चाहती है, ना तो वो अपनी ज्यादा होने वाली कमाई को छोड़ना चाहती है, और ना ही उसके पास इतना समय है कि वो उसके बारे में सीख सके। तो हिरोको का कहना है कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए, ऐसा बताइए जहां से मुझे हायर रिटर्न मिल सके, जहां से मुझे एफडी से ज्यादा पैसे तो मिल सके और मुझे उतना ज्यादा रिस्क भी ना लेना पड़े कि जितना स्टॉक मार्केट में लिया जाता है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते जब वो अपना घर का दरवाजा खोल रही थी तो वो देखती है कि उसके एक पड़ोस के अंकल सैम, जो इस केस में उसकी मदद कर सकते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कम से कम 500 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करवाते हैं और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं। अब अंकल सैम के बारे में जानते हैं, क्या करते हैं ये अंकल सैम। चलिए समझते हैं कि ये अंकल सैम करते क्या है। अंकल सैम कुछ 4-5 चीजें मिलाकर करते हैं और उसमें सबसे पहली चीज आती है कि सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट में उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस लिए करते हैं? रिसर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाने के लिए, कौन सा स्टॉक उनके लिए सही है। अगर हम देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्लोज टू 17,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब उन सारी कंपनीज में से किसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना पैसा मुझे लगाना है, ये सारी चीजों को समझना एक डेडिकेटेड टास्क बन जाता है। तो इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाना, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि किस स्टॉक में पैसे लगाने हैं, एग्जैक्टली कितना पैसा लगाना है। अगर मैं टोटल 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने हैं या 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने हैं, मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज उस स्टॉक में जाने वाला है वो डिसाइड करूंगा। और उसके बाद इस तरह से मैं अपना एक इक्विटी पोर्टफोलियो बना लूंगा। फिर उसके बाद काम होगा कि मैं उस पोर्टफोलियो को लगातार एनालाइज करता रहूं, उस ओवरऑल पोर्टफोलियो को अपडेट करता रहूं, इन पोर्टफोलियो को देखूं, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करूं, उसका रिस्क मेजर करूं और उसके रिटर्न्स को कंपेयर करूं, और उसके बाद जो भी शफलिंग करनी है, चेंज करने हैं, वो मैं करता रहूं। और फाइनली ये जितने भी अपडेट होंगे वो सारे क्लाइंट्स को मैं रिपोर्ट करूंगा। एंड मजे की बात देखिए, ये अंकल सैम के पास ऐसे लगभग 500 कस्टमर हैं जो ऐसी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई 500 रुपए की करता है, कोई 1000 रुपए की करता है, कोई 2000 रुपए की करता है। और ऐसे करके अगर उनके पास टोटल पैसे हम देखते हैं तो टोटल पैसे उनके पास 500 कस्टमर जो लगभग 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो टोटल फंड बना देते हैं उनका 5 लाख रुपए। हर महीने जो ये 5 लाख रुपए अंकल सैम के पास आते हैं, ये उन्हें एनेबल करते हैं कई सारी चीजों के लिए, एक बेटर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए एक बार गौर कर लेते हैं उनके बेनिफिट्स के ऊपर कि अंकल सैम को इससे क्या फायदा होने वाला है। अंकल सैम को फायदा होता है कि ऐसा करने के लिए वो एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। प्रोफेशनल फीस वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वो रिसर्च करने के लिए और वो स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइनली आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए वो एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। प्लस एक बड़ी चीज जो हमें यहाँ पे समझने को मिलती है, उनके पास एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। जैसे अगर आप देखें तो 500 रुपए में शायद सैम एक अच्छा शेयर नहीं खरीद सकती थी। अगर मैं बात करूं आजकल के टाइम पे उभरती हुई कंपनीज की, जैसे हीरो मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, डिविस लैब्स, फाइजर, एमआरएफ, आईसीआईसीआई बैंक, इन शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए में शायद इनमें से कोई भी शेयर नहीं आता है। अब एक कॉमन सी चीज होती है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। दैट मींस अगर वो एक महीने एक शेयर खरीदेगी तो दूसरे महीने उसे दूसरा शेयर खरीदना चाहिए। वो एक एक शेयर के साथ ऐसे कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो प्रिसाइजली उसके इन्वेस्टमेंट प्लान को खराब कर सकता है। लेकिन 5 लाख रुपए में अंकल सैम उस बड़े कॉर्पस बनने के बाद एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, बट उसे थॉरोली डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये डेडिकेटेड प्रोफेशन है कि फुल टाइम वो रिसर्च कर पाते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी भी हमेशा बेटर होती है। और लास्टली जब हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम उस स्टॉक मार्केट की थ्राइव को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक अटैचमेंट भी हो जाती है। होने वाले नुकसान से होने वाले फायदे से, दोनों केस में हम एक अटैचमेंट बना बैठते हैं कि जैसे नुकसान हो गया तो हम लॉस बुक नहीं करते हैं कि चलिए देखते हैं वापस शायद ऊपर आ जाएगा, और हमारे वेट करते करते स्टॉक मार्केट और भी नीचे आ जाता है और हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में जितना पैसा कमाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है अपना पैसा बचा लेना। वो अंकल सैम बेटर कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उतना पेन नहीं होता, उनके खुद के पैसे नहीं लगे होते हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पे वो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बराबर वेटेज दे पाते हैं। अगर देखें तो इस हीरो को लड़की के लिए क्या फायदे होने वाले हैं अगर वो अंकल सैम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती है। एक तो सिंप्लिसिटी है, उसे ऐसे हजारों लाखों शेयर्स में से एनालिसिस
नहीं करना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट उसके लिए सही है, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद भी अगर मार्केट में कुछ सेंटीमेंट्स चेंज होते हैं तो किस टाइम पे निकलना है और किस टाइम पे बने रहना है। सिमिलरली उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पा रही है। दैट मींस वो शायद एक प्रोपोर्शन हीरो मोटर्स का खरीद रही है तो दूसरा प्रोपोर्शन डेविस लैब का खरीद रही है, तीसरा प्रोपोर्शन अशोक लेलैंड का खरीद रही है और चौथा प्रोपोर्शन हिंद लैब्स का खरीद रही हो। तीसरे फैक्टर की अगर बात करें तो वो क्योंकि नॉन फाइनेंस नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड की है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पैसे को कोई प्रोफेशनल मैनेज करे, कोई एक जिसका प्रोफेशन हो, जो इन चीजों की जानकारी रखता हो, ऐसा आदमी उसे मैनेज करे। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू उसे वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है और क्योंकि वो एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है तो एक अफोर्डेबिलिटी बेटर बन जाती है। एंड लास्टली जो हमारी होती है फ्लेक्सिबिलिटी, इस महीने में थोड़े ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, जैसे 500 रुपए से बढ़ा के 700 रुपए भी कर सकता हूं, 1000 रुपए भी कर सकता हूं, शायद 5000 भी कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी महीने मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं तो मैं उसे स्किप भी कर सकता हूं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन सारे चीजों का फायदा मुझे इस कम से कम अमाउंट में मिल जाता है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के। अब अंकल सैम से इंस्पायर होकर साथ में रहने वाले एक नए लड़के ने भी यही सोचा कि वो भी ऐसा ही कुछ बिजनेस करना चाहता है, ऐसा ही एक करियर बनाना चाहता है। सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई ऐसा कर सकता है जैसे अंकल सैम कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि अगर कोई भी फंड मैनेजर बनना चाहता है या किसी के पोर्टफोलियोज मैनेज करना चाहता है तो उन्हें एक लाइसेंस लेना होता है सेबी के थ्रू। दैट मींस ऐसा कोई भी पर्सन जो आपका फंड मैनेजर बनेगा he must have obtained license from Securities Exchange Board of India। ये जो लाइसेंस ऑब्टेन किया जाता है उसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पीएमएस लाइसेंस। अगर सेबी की बात करते हैं तो ये 1988 में एस्टेब्लिश की गई थी और जिसे एक ऑटोनॉमस बॉडी बना के एम्पावर किया गया था। दैट वाज इन द ईयर 1992। इससे भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इंडिया की सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा पब्लिक बस का। पब्लिक बस में हम अपने टिकट कितने का खरीदने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूरी पर जाना है और किस फैसिलिटी को हम अवेल करने वाले हैं। अगर आप देखें एक नॉर्मल सिटी बस में 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का टिकट होता है और वो 50 रुपए का इतना डिफरेंस क्यों आता है? वो डिफरेंस आता है क्या बस वो एसी है, और दूसरा डिफरेंस आता है हमें कितनी दूरी पर जाना है। इन दोनों फैक्टर्स को मिला के हमारा टिकट का प्राइस डिसाइड होता है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 5000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है अगेन टाइम। हमें कितना लंबा इन्वेस्टमेंट करना है। जितना जल्दी और जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ज्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे और जितने कम टाइम के लिए आप करेंगे उतने कम रिटर्न आपको मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपने 5000 की इन्वेस्टमेंट करी है तो 10% रिटर्न से आपका 500 रुपए रिटर्न हो जाता है, और अगर आपने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो आपकी 10% के हिसाब से आपका सिर्फ 100 रुपए रिटर्न होता है। तो ये डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड में और आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में। इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और शॉर्ट टर्म डेट में। और प्रिसाइसली अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक तरह का आप पोर्टफोलियो ही बना रहे हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड हमेशा अपने पैसे को इस तरह से डाइवर्सिफाई करता है कि वो अपने आप में एक पोर्टफोलियो होता है। दोस्तों ये था हमारे म्यूचुअल फंड का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड को कैसे रन किया जाता है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे एएमसी, ट्रेजरर, ये सारे लोग क्या करते हैं उस म्यूचुअल फंड में, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू। नमस्कार, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।